हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इको विद शुभम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ तो रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे सेशन चल रहे हैं जो कि प्रैक्टिस सेशन है आपके। और आज मैं फिर से एक सेशन लेकर आया हूँ। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के मैं पहले सोच रहा था, फिर मैं भूल गया था। अब मुझे याद आया, मैंने कहा ये भी चीज़ बता देनी चाहिए। इसमें क्या है, मैंने आपको कई सारे फॉर्मूले ले लिए हैं जो कि आपके मिनिमम थर्ड यूनिट तक मैंने शायद ले लिए हैं। ठीक है, 3 यूनिट के ले लिया, 2 यूनिट बचेगी, वो मैं कल को डाल दूंगा, या फिर कोशिश करूंगा कि आज शाम को ही डाल दूँ। ठीक है, ये अब देखिए क्या है। मैंने यहाँ पर फॉर्मूले लिए हैं बहुत सारे। जितने भी सारे फॉर्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे सीधे फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में देखो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होंगे। एक कॉन्सेप्ट बेस्ड, जिसमें कॉन्सेप्ट होंगे। तो अगर आपने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं तो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आप बड़े ही आराम से कर दोगे। ठीक है, अगर मेरी ऑब्जेक्टिव वीडियोस ले रखी है तो कुछ कॉन्सेप्ट तो आपको वहाँ से भी समझ में आए होंगे। ठीक है, तो हो सकता है कॉन्सेप्ट वाले आप पिक कर दो। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो कि वन लाइनर होता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, मतलब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, और आपके मैक्रो वर्ड किसने फर्स्ट पहली बार यूज़ किया, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फादर कौन है। इस तरह के जो वन लाइनर है, मतलब कि ये आपके नॉर्मल है। तो आपके पास एक मॉडल होगा। ठीक है, सबने मॉडल ले ही रखा होगा, बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास जो मॉडल होगा उसमें पढ़ लेना, ये वन लाइनर आपको वहाँ सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने तो ये वन लाइनर वाले ज़्यादा नहीं कराए हैं, मैंने वही कराए हैं कॉन्सेप्ट वाले, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। क्योंकि वन लाइनर तो आप पढ़ के भी याद हो जाएंगे, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो पहला हो गया कॉन्सेप्ट वाला आपको अगर आप टॉपिक पढ़ रखे हो तो आप कॉन्सेप्ट वाले अच्छे से कर दोगे। दूसरा हो गया आपका वन लाइनर, वो आप अपने मॉडल से सारे पढ़ लेना कि कौन सा कब, कौन सा सन वगैरह जितने भी हैं वो सारे पढ़ लेना। और तीसरे होते हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाले की वीडियो अवेलेबल करा दी सारी। सारी तो नहीं, मतलब जितने भी कोशिश हुई कि जो इंपॉर्टेंट जो आजकल चल रहे थे, ट्रेंड में थे, या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आया, तो मैंने वो लगभग लगभग काफ़ी सारे करा दिए उसमें। ठीक है, और क्या हुआ, जो सेकंड आ गया आपका वाला वन लाइनर, वो आप अपने मॉडल से कर लेना। और तीसरा बचता है आपके फॉर्मूलाज। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूलाज लाया हूँ, लगभग लगभग 2 या 3 यूनिट के फॉर्मूले काफ़ी सारे हो गए इसमें। ठीक है, अब देखिए पहले स्टार्ट करते हैं एमआरएस। क्या था? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई का, वाई और एक्स का भी पूछ सकता है। क्या होता है, ये चेंज हो जाएगा। अगर वाई और एक्स का कर दे तो ऊपर एक्स आ जाएगा, नीचे वाई आ जाएगा। तो क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, और यहाँ पर माइनस रहता है, ध्यान रखना। ये आपसे पूछा भी गया है कई बार। तो ये क्या है, एक्स और वाई क्या है यहाँ पे, एक्स और वाई वस्तु है। और ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, आपका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है। स्लोप मतलब ढाल होता है। ठीक है, ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया, ये आपने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा होगा। दूसरा होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, किसमें, संतुलन बिंदु की अगर पूछे। अगर वो पूछता है कि संतुलन बिंदु कहाँ पर है, तो मैंने ये निकाल कर भी दिखाया था जब आपको कराया था इंडिफरेंस कर्व में। इंडिफरेंस कर्व में जब मैंने आपको विशेषताएं करवाई थी उसमें करवाया था, उसमें मैंने बताया भी था, ये थोड़ा मैथमेटिकल होता था, तो मैंने करके बताया था। अगर किसी बच्चे को समझ में आया तो ठीक है, हो सकता है फॉर्मूला पूछ लिया जाए। तो क्या होता है, संतुलन बिंदु कहाँ मिलता है आपका, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलता है, जहाँ पर प्राइस एक्स अपॉन प्राइस वाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, थर्ड फॉर्मूला, सॉरी सेकंड फॉर्मूला। आगे चलते हैं, डिमांड फंक्शन मतलब मांग फलन। आपने पढ़ा है प्रोडक्शन फंक्शन, स्त्री होता है डिमांड फंक्शन, जिसमें क्या था, डी एक्स मतलब कि उस किसी भी वस्तु की डिमांड, और एफ ये करके इस तरह से फंक्शन हो जाता था, और अंदर हो जाता था उसी वस्तु की प्राइस। ठीक है, ये हमारा हो गया डिमांड फंक्शन का फॉर्मूला। ये मैंने इसी फॉर्म में लिखे हैं जिससे कि आपको इतने याद रह जाए, देख कर ही याद रह जाए, क्या पता ये देख कर ही याद हो जाए। तो इसलिए मैंने इसी तरह से लिखे हैं, मैंने ये खोल कर नहीं लिखे। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपकी मांग की लोच। ये आपसे सीधे सीधे पूछ जाएंगे। देखो अगर दे दिया इलास्टिक डिमांड किसकी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णते क्या कहते हैं, मांग की लोच को क्या कहते हैं, पूर्णते, ये तो बेलोचदार था, और हिंदी में इसको बोल रहे थे, मैं भूल गया, अभी याद था मुझे, पूर्णते लोचदार। हाँ, तो ये हो जाएगा पूर्णते लोचदार, जब ईडी आपकी कितनी हो जाए। ये मैंने आपकी जो वीडियो पढ़ाई थी इलास्टिक डिमांड में, उसमें बताया कैसे आती है ये। तो अगर इन्फिनिटी के इक्वल हो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये हो जाएगा पूर्णते लोचदार, जिसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड।
अगर ये एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, तो ये होते हैं हाइयर इलास्टिसिटी डिमांड, जिसे हिंदी में क्या कह देंगे, अत्यधिक, अत्यधिक, फिर से भूल गया मैं वर्ड, ये वर्ड मैं बार बार भूल जाता हूँ, अत्यधिक लोचदार। ठीक है, लोचदार, ये मुझे लिख लेना चाहिए था यहाँ पे, मैं बार बार हिंदी में भूल जाता हूँ इसे। उसके बाद क्या होता है, इलास्टिक डिमांड अगर एक के इक्वल हो जाएगी तो यूनिकली इलास्टिक डिमांड, और इसे हिंदी में कह देंगे लोचदार। ठीक है, उसके बाद होता है इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड क्या होता है, वन से जब छोटा हो जाए, तो छोटा हो जाए तो इसे कहेंगे इलास्टिक, इन इलास्टिक डिमांड, और हिंदी में कहते हैं बेलोचदार। ठीक है, तो हिंदी में मैं बोलता जा रहा हूँ, समझते जाना। उसके बाद आता है इलास्टिक डिमांड अगर किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, तो इसे कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मतलब पूर्णतः बेलोचदार। तो अगर इन्फिनिटी के इक्वल, तो हम क्या कहेंगे, पूर्णतः लोचदार, अत्यधिक लोचदार, लोचदार और बेलोचदार और पूर्णतः बेलोचदार। ये आपकी सीरीज है, इसी तरीके से आप पूरा याद कर लेना। इसी तरीके से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसी में क्या पूछा जा सकता है, इसी में एक और चीज़ पूछी जा सकती है, ये पूछी जा सकती है कि आपको डायग्राम दे दें, और डायग्राम देकर क्या कह दें, डायग्राम देकर बता दें कि ये कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब इसमें ये चीज़ नहीं दी होगी, ये चीज़ नहीं दी होगी, मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिख लिया। अब ये चीज़ जब नहीं दे रखी होगी तो आपको ऐसे बनाएगा, तो अगर ये एक लाइन बनती है, एक सीधी लाइन बनती है प्राइस वाले से, तो मतलब एक्स एक्सिस जैसी ही, एक्स एक्सिस जैसी ही एक सीधी लाइन बनती है, तो ये क्या बनता है, आपका पूर्णतः लोचदार बनता है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मतलब नंबर 1 वाला। ठीक है, जिसमें इन्फिनिट होता है। तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया। अब एक होता है बहुत ही ऐसा, जैसे कि स्लाइडिंग में, मतलब कि बिल्कुल सीधा नहीं है, ना ही बराबर सा है, ये क्या है, ये वाला कम है, ये वाला कम है, मतलब कि जो आपके प्राइस है वो कम है, डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, तो ऐसा वाला क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा अत्यधिक वाला, अत्यधिक लोचदार। हिंदी में क्या कह देंगे, हाइयर, वो सॉरी इंग्लिश में हाइयर इलास्टिक डिमांड। और अगर ये बराबर हो, मतलब कि आपका प्राइस और डिमांड ऐसे बराबर सी दिखे, कैसे दिखे, ऐसे बराबर सी, ये भी बराबर दिख रही है इतनी, और ये भी इतनी बराबर दिख रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हमारा इलास्टिक डिमांड हो जाएगा, मतलब कि हमारा लोचदार आ जाएगा, या यूनिकली भी कहते हैं इसे। ठीक है, और एक हो जाता है ये ज़्यादा खड़ा हुआ, ये जो हमारा पिरामिड बना है, ये कैसा बन गया, वो सॉरी ट्रैंगल बना है, ये कैसा बन गया, बहुत ही खड़ा हुआ बन गया। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो एक से क्या हो गई, कम हो गई, बट ध्यान रखना जीरो से ज़्यादा होगी और एक से कम होगी, मतलब जीरो और एक के बीच रहेगी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी लिमिट कहाँ से रहती है, तो कहाँ से कहाँ तक, जीरो से, कहाँ से, जीरो से किसके बीच, एक के बीच। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अगर लिमिट पूछता है किसकी, इस वाले की। उसके बाद क्या कहता है, ये वाला कौन सा कहलाएगा, ये हमारा बेलोचदार कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बेलोचदार। उसके बाद पूछता है इस तरह का डायग्राम जिसमें हम वाई एक्सिस पे एक सीधी लाइन बन जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा पूर्णतः बेलोचदार, क्या हो जाएगा, पूर्णतः बेलोचदार, मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ये आपके डायग्राम से, मतलब ये जो इलास्टिक वाला पार्ट है उससे कुछ फॉर्मूले लिए गए हैं, ये आपके क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इलास्टिक की वैल्यू से और ये इलास्टिक की डायग्राम से, दोनों पूछे जाएँ तो आप बता सकते हो कौन सा परफेक्टली है, कौन सा कैसा है, कौन सा बेलोचदार है, कौन सा लोचदार है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बता दोगे इससे बड़े ईजिली। और आपको ना मैंने जब पढ़ाया था तो उसमें एक दो न्यूमेरिकल भी करके दिखाए थे। ठीक है, कि इस तरह का न्यूमेरिकल कैसे होता है, उसका न्यूमेरिकल कैसे होता है, तो वो न्यूमेरिकल भी एक बार देख लेना कैसे होते हैं, क्योंकि हो सकता है पूछ ले तो छोटा मोटा ही पूछेगा, ज़्यादा इतना बड़ा तो नहीं पूछेगा, तो हो सकता है पूछ ले तो आप सीधा फॉर्मूले लगाकर, जिस तरह कराए थे ना फॉर्मूला लगा कर सकते हो, जैसे कि ये वाला था। अब ये पूछा है इलास्टिक डिमांड किसमें, परसेंटेज वाले उसमें दे दिया। अब फॉर्मूला अगर परसेंटेज में दे दिया जाए तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब कि हमारी जो मांग है, मांग में कितना चेंज हुआ परसेंटेज में, और नीचे लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये हमारा इलास्टिक डिमांड। अगर आपसे टोटल एक्सपेंडिचर या फिर कुल व्यय पूछा जाए तो आप क्या लिख देंगे, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ठीक है, कितना खर्च हुआ तो वही प्राइस, और कितनी हमने क्वांटिटी ली थी वही हमारा क्या होता है, कुल व्यय हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आसान है ये वाला फॉर्मूला, और पूछ लिया जाता है। एक होता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब आरडी लोच, क्या पूछता है, आरडी लोच, ध्यान रखना। आरडी लोच में क्या हो जाए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड ए, मतलब कि जो गुड है ए
उसमें कितना चेंज हुआ, और गुड बी के प्राइस में कितना चेंज हुआ। एक बात ध्यान रखना, ऊपर क्वांटिटी है और नीचे प्राइस है, किसमें, क्रॉस वाले में, ये बात याद रखना। ये फॉर्मूले आपके, इसलिए मैंने सारे फॉर्मूले आज यहीं लिख के दिखा दिए, जिससे कि आपको फॉर्मूले कम से कम इतने तो पता हो कि फॉर्मूले के आप करके आ जाओ। अगला आ जाता है इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी में क्या आता है, परसेंटेज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी ऊपर है, मैं पहले बता रहा हूँ, नीचे प्राइस या इनकम आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो ये हो गया इनकम वाला, पीछे क्या था, प्राइस वाला, नीचे प्राइस था और नीचे प्राइस था, ध्यान रखना। तो ये आपके फॉर्मूले सीधे सीधे किससे हो गए, इलास्टिसिटी किससे हो गए। देखो इलास्टिसिटी वाले चैप्टर से कितने सारे फॉर्मूले हैं, और सीधे सीधे आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। तो वहाँ पर एक जैसे से लगते हैं, तो ध्यान रखना, ये एक बार ढंग से करके जाना, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या था, मैंने आपको वहाँ भी कराया था कॉलेज में भी। तो प्रोडक्शन फंक्शन आपको कई बार इस तरह से भी दे सकता है, मैंने एक ऑब्जेक्टिव देखा उसमें ये वाला दिया गया था। तो ये भी प्रोडक्शन फंक्शन, ये आपका क्या दे दिया, उस वस्तु के लिए प्रोडक्शन दे दिया और ये फंक्शन दे दिया, और ये पांच आपके, पांच से पता चलता है कितने होते हैं उत्पादन फलन, जो उत्पादन के क्या कहते हैं उसे, फैक्टर्स होते हैं, तो वो यही पांच होते हैं, ठीक है। तो पांच इसमें फैक्टर्स दे दिए, तो आपको ये फंक्शन। और मैंने ये भी बताया था आपको, इस तरह से भी लिख सकते हो कि ये आपका प्रोडक्शन हो गया और ये फंक्शन हो गया। फंक्शन में एफ लगाना जरूरी है, और अंदर क्या हो गया, एक्स हो गया। एक्स आपके वही वेरिएबल्स हो गए। वेरिएबल इसमें दो चीज़ होती है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, ठीक है। ये मैंने आपको जो आपके ऑब्जेक्टिव भी कराए ना, उसमें भी बहुत सारे कराए थे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्या है टोटल प्रोडक्शन। अब क्या कह रहा है, टोटल प्रोडक्शन में ये फॉर्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या पूछ रहा है, टोटल प्रोडक्शन का फॉर्मूला पूछ ले। तो टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, अगर आपको याद हो, जो हमने इस तरीके से बनाई थी, उसमें एक क्या थी, टोटल प्रोडक्शन थी, क्या थी, टोटल प्रोडक्शन थी, और आपकी क्या थी, और आपकी थी मार्जिनल प्रोडक्शन। क्या थी, मार्जिनल प्रोडक्शन। तो मार्जिनल प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन। अब ये पूछ रहा है टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन तो वही होता है कि मार्जिनल तो क्या है, दो को माइनस करके, मतलब कि अगर दो हैं तो वो माइनस करके, उनमें दोनों में मतलब कि डिफरेंस। और टोटल क्या है, अगर हम मार्जिनल को क्या कर दें, सम कर दें। अगर याद हो कि जो हमने टोटल और मार्जिनल लगाई थी, तो जो मार्जिनल का सम आता था वो ही टोटल प्रोडक्शन के बराबर होता था, याद हो तो आपको। तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन। और एक और फॉर्मूला हो सकता है, टोटल प्रोडक्शन इज एवरेज प्रोडक्शन मल्टीप्लाई लेबर, कि अगर जितने लेबर दे रखे हो उतना लेबर को एवरेज प्रोडक्शन से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल प्रोडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। एक होता है मार्जिनल प्रोडक्शन का फॉर्मूला। मार्जिनल प्रोडक्शन के फॉर्मूले में क्या है कि मार्जिनल क्या है, डिफरेंस। तो ये जो साइन होता है डेल्टा, इसका मतलब होता है चेंज। चेंज कितना आ गया, कि पहले और दूसरे में कितना चेंज आ गया। तो ये क्या होता है, चेंज मतलब डिफरेंस। तो टोटल प्रोडक्शन में कितना डिफरेंस आ गया, वही अगर यहाँ पे एक था और यहाँ पे चार था, तो क्या होगा कि हम देखेंगे चेंज कितना आ गया। तो चार में से एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और एक माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन कितना निकल गया, 3 निकल गया। तो टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज, और अपॉन में क्या हो जाता है, वो इनपुट हो जाता है, जो हम इनपुट दे रहे हैं। तो उसमें लेबर हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, ज़्यादातर लेबर ही रहता है। तो आपको यहाँ पर एक्स की जगह लेबर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए मार्जिनल के, टोटल के। उसके बाद देखते हैं टोटल कॉस्ट का। ये मैंने आपको पहले ही बताया, टोटल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। दो ही चीज़ होती हैं, देखो वहाँ भी फिक्स था और वेरिएबल था, और यहाँ भी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो चेंज होती रहे, और फिक्स मतलब एक फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल सा। उसके बाद आ जाएगा एवरेज रिवेन्यू का, हमारी आय। रिवेन्यू को आय भी बोल देते हैं, ध्यान रखना, कई बार ये रिवेन्यू की जगह जब हिंदी में लिखा आता है तो आय लिखा रहता है। तो एवरेज रिवेन्यू की बात करें तो टोटल रिवेन्यू आपका कितना, टोटल रिवेन्यू हो गया आया, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आपका आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट आपने क्या दिया है, इसे हम क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। तो टोटल रिवेन्यू अपॉन क्वांटिटी क्या बन जाता है, एवरेज रिवेन्यू बन जाती है। ये मैंने एवरेज वाला प्रोडक्शन में निकाल के भी दिखाया, याद हो आपको। टोटल अपॉन करते थे ना वो, टोटल अपॉन यहाँ पे जो था इस जगह पर, तो उसमें क्या था, उसमें हमारी क्वांटिटी थी, उसको इसमें डिवाइड करते थे, याद हो तो किसी को। तो क्या हो गया, टोटल रिवेन्यू अपॉन क्वांटिटी,
जो हमारा आउटपुट था। ठीक है, अब देखो टोटल रिवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला सेम होता है, प्राइस मल्टीप्लाई आपकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है। अगर मैं क्वांटिटी से यहाँ से क्या कर दूँ, कट कर दूँ, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ सीधा पी बचेगा, मतलब कि हमारा सिर्फ प्राइस बचेगा। तो एवरेज रिवेन्यू को सीधा प्राइस भी बोल देते हैं। और इस तरीके से आपको 3 फॉर्मूले मिल गए किसके, एवरेज रिवेन्यू के। तो इसमें से हो सकता है कोई सा पूछ ले। उसके बाद है मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल, देखो मार्जिनल का मतलब ही क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब चेंज। तो इसमें फिर से चेंज इन टोटल रिवेन्यू और नीचे आपकी वो हो जाएगी क्वांटिटी। ठीक है, देखो आपको अगर बेसिक्स भी क्लियर है ना, तो आप ये फॉर्मूले खुद से भी बना सकते हो, खुद से भी पता चल जाएगा कौन से, क्योंकि उसमें तो फॉर्मूले दिए होंगे, तो पता चल जाएगा कि कौन सा सही हो सकता है। अब बात कर लेते हैं फर्म्स इक्विलिब्रियम की। अब फर्म्स इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ होता है, अगर आपको याद हो मैंने पढ़ाया था इस तरीके से। यहाँ पर क्या बना दी थी हमने, यहाँ पर हमने बनाई थी, ये कैसी हो गई, ये परफेक्ट कंपटीशन हो गया। तो आपको याद हो इस तरीके से वो बनाकर दिखाते थे। तो ये इसमें क्या होता था कि ए आर इक्वल होना चाहिए, मतलब कि एवरेज रिवेन्यू इक्वल होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के, जब भी हम क्या कर सकते हैं, फर्म का इक्विलिब्रियम देख सकते हैं। और एम सी क्या होना चाहिए, एम सी क्या हो, एम सी कर्व कट करे एम आर को, और नीचे से कट करती है, कहाँ से, नीचे से आता हुआ। तो ये वाला पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। तो नीचे से आता हुआ कट करे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो एम सी कट करेगी कहाँ पर, एम आर को जहाँ पर कट करेगी वो आपको कौन सा फर्म इक्विलिब्रियम मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे किस चीज़ से जुड़े हुए, ये आपके थे जितने भी फॉर्मूले हैं। तो ये लगभग लगभग फॉर्मूले 3rd यूनिट तक के हो गए होंगे, ठीक है। मैं इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा उसमें, ग्रुप में। तो ये अच्छे से इसे पढ़ लेना फॉर्मूले को, और फॉर्मूले जो होंगे और भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। और उसमें करा भी दूंगा, थोड़ा बहुत समझा भी दूंगा। तो ये फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं, सीधे से पूछे जा सकते हैं और बड़े आराम से आपके नंबर आ सकते हैं। तो आराम से पढ़ते रहना और हमसे जुड़े रहना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इजी भी आए पेपर और नॉर्मल भी आए, तो अगर पढ़ रखा है थोड़ा बहुत तो आप कर ही दोगे, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।